तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्ट ट्रिक्स इन प्रोजेक्टाइल। शॉर्ट ट्रिक्स इन प्रोजेक्टाइल। तो जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी, राइट? उसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसमें भी ट्रिक्स हैं, है ना? क्या ट्रिक्स है देखते हैं। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ठीक है? टी टाइम में हमने इसको प्रोजेक्ट किया है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। सो जैसे आप याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी में बोला था कि पार्टिकल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए रेस्पेक्टिव टाइम इंटरवल्स है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इक्वल है। यानी कि ये जो फर्स्ट सेकंड होगा, ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, टेन। फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा 10 के बराबर होगा, सेकंड वाला जो होगा सेकंड उसमें 9 वाले के बराबर होगा, है ना? ऐसे जो रेस्पेक्टिव सेकंड्स हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट डबल इक्वल होगा। सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि ये जो मोशन है दिस इज सिमेट्रिक मोशन। सिमेट्रिक मोशन का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक मोशन का मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने बीच में मिडल में लाइन खींची है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है। जैसे यहाँ पर इसको एसेंट मोशन बोलते हैं, इधर वाले को डिसेंट मोशन। दिस इज एसेंट मोशन, डिसेंट है ना? ये वाला एसेंट मोशन और डिसेंट मोशन आर सिमेट्रिक, राइट? कैसे सिमेट्री है? अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो ये फर्स्ट सेकंड, ये लास्ट, फिर ये सेकंड, ये सेकंड लास्ट, थर्ड सेकंड और ये थर्ड लास्ट। सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट को तो समझते हैं, है ना? लास्ट का मतलब क्या? आखिरी सेकंड। सेकंड लास्ट का मतलब आखिरी से जो पहले वाला सेकंड। थर्ड लास्ट का मतलब है आखिरी सेकंड से 2 सेकंड पहले वाला, है ना? तो इसी तरीके से जो रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड, इसी को डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड लास्ट, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। जितने भी सेकंड होंगे सारे इक्वल है ना? इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात, भाई बोर्ड का अंदर तो नहीं लग रहा है, ठीक दिख रहा है ना? अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वेलोसिटी से मैंने v1 मान दिया, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर दूसरी जगह यानी कि डिसेंट मोशन का वेलोसिटी की बात करेंगे, उसको अगर हम v1 डैश लिखें तो v1 का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा v1 डैश के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर भी हमने डिस्कस की थी कि अगर इधर v1 है, इधर v1 डैश है, तो v1 और v1 डैश इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। दे विल बी इक्वल टू, याद है? मोशन ग्रेविटी में भी है। इसी तरीके से अगर आप इसको v2 लिखो, इसको v2 डैश लिखो, तो v2 नॉट इज इक्वल टू v2 डैश, ठीक है? इस आप समझ आएगा एंड सो ऑन। बाकी जितने भी सेकंड का मोशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो इक्वल हो जाएगा, राइट? दूसरी बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये भी हमेशा इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इन फर्स्ट सेकंड, because displacement y direction in last second, फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट in y
displacement in y direction. Second, displacement in y direction in second last. Sy first is equal to Sy last. है ना? इक्वल मैग्नीट्यूड बराबर होगा Sy second last. एंड सो ऑन, राइट? तो वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होंगे, और एक चीज हम और बोल सकते हैं, इनके जो y कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि v1 y, यानी कि इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट v1 y dash, v1 y is v1 y dash, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट v2y, इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट v2y dash। ये भी बराबर, बस ये तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी तक आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बचा y कंपोनेंट, एक वेलोसिटी में दो ही कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट हम बोल रहे हैं कि बराबर रहेगा हमेशा, और पूरी वेलोसिटी तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है यानी कि v1 और v1 डैश ये भी इक्वल है, तो इसका y कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, है ना? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर और भी दो तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वेक्टर के बारे में। टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इन दिस केस, है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये हमेशा बराबर होगा क्योंकि सिमेट्रिक मोशन है ना। आपने जो हाफ टाइम किया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप हाफ की बात करें, हाफ मोशन की बात करें, हाफ मोशन में आपने s5 में उस टाइम को पुट कर दिया तो आपको ये वाली वैल्यू देगा, इसको हम h मैक्स बोलते हैं, है ना। ओके, एक चीज और है, जितने एंगल पे आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है उतने ही एंगल पे ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एंगल भी होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा ऑलवेज, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा का मतलब है एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि थीटा जो है वो अल्फा के बराबर क्यों है? सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक है तो किसी भी हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी उस हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, x कंपोनेंट जो है वो प्रोजेक्टाइल का चेंज ही नहीं होता है, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है ना। ये दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सेम है, इनके x कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब इनके y कंपोनेंट भी सेम होंगे, है ना। तो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल वे में आपको प्रूव कर दिखाता हूं। अगर आप इसको इनिशियल वेलोसिटी u बोल रहे हो तो आप इसको फाइनल वेलोसिटी v बोलो, सर। हाँ, इसको vy बोल देते हैं, इसको vx बोल देते हैं। इसके कंपोनेंट में हम करें तो ये ux और ये uy, तो ux जो है वो vx के बराबर होगा हमेशा, ये तो होता ही है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, y कंपोनेंट जो है वो भी इक्वल है uy, है ना। दैट मींस अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का tan थीटा, है ना, यहां पर लिख देता हूं tan थीटा, tan थीटा मिलेगा दिस अपॉन दिस,
तो ये आपका uy और ये ux है ना। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan अल्फा किसके बराबर होगा? दिस vy अपॉन vx, ये वाला, हाँ vy अपॉन vx, हाँ तो uy vy के बराबर है, ux vx के बराबर है, तो इसका मतलब है थीटा अल्फा के बराबर होना ही चाहिए, है ना। इससे एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अनदर कंक्लूजन इज कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की बात करें तो उसमें ये इनिशियल तो हम v3 बोल सपोज किसी भी एक पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी मानी v3 है ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी, ये हमारी वेलोसिटी को v3 डैश बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंगल अगर थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 हमेशा थीटा 2 के बराबर होगा, राइट, है ना। चाहे कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, इस वेलोसिटी का ये वाला एंगल और इस वेलोसिटी का ये वाला एंगल, है ना, इसको बोलते हैं थीटा 3 और थीटा 4, थीटा 3 एंड ऑलवेज इट विल बी देयर, एंगल्स के इक्वल, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या होगा, ये जो इतनी सारी बातें हैं, ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस शॉर्ट मेथड से। सपोज आपको ये वाली वेलोसिटी का एंगल देती है और ये वाले वेलोसिटी का एंगल पूछ दिए, तो जिस बच्चे को ये ट्रिक नहीं पता है क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, और जिसको पता है उसी का टिक मार के आएगा कि थीटा 3 मतलब जो एंगल ये होगा वही होगा, राइट। और सपोज एक क्वेश्चन आया, displacement covered by the particle in third second is this, find displacement covered by third last second। तो जिसको ट्रिक पता है वो तो बोल देगा इक्वल आएगा, उसको नहीं पता वो बैटरी कैलकुलेट करेगा और उसको बहुत टाइम लगेगा। ये जो सारी चीजें हमने लिखी हैं, ठीक है, इन सबको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रूव कर रहे नहीं हैं, है ना। ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं सबको हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिक्स, ऐसे कोई भी चीज हवा में नहीं होती, ठीक है, एवरीथिंग कैन बी प्रूव, बट इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा हमारा, तो हम ये चीजें याद रखें। आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो प्रूव करके, ठीक है, और आपको लगे कि आपने ट्राई किया आपसे प्रूव नहीं हुआ तो मेरे पास जाओ, मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस पे, ठीक है, यहां तक हमने जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। तो क्या हो गया है? वेरी वैसे क्या जुकाम हो गया? देखो जुकाम, जुकाम खांसी, अब इस क्वेश्चन में आते हैं जो हमने अभी डिस्कस करना है। इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक 50 मीटर पर सेकंड है और एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसमें बोला कि जो एसएन मोशन है उसका जो लास्ट सेकंड है, एसएन मोशन का लास्ट सेकंड मतलब ये वाला आखिरी सेकंड, लास्ट सेकंड ऑफ एसएन मोशन। अभी ये लास्ट सेकंड कौन सा है हमें नहीं पता, ठीक है, तो क्या हमें जरूरत है बताने की, कैलकुलेट करने की, ये जो आखिरी सेकंड वो कौन सा है, मतलब भाई चौथा सेकंड है, पांचवा, छठा, कौन सा सेकंड है, वी डोंट नो, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। नहीं कोई बातें बंद कर तो हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर है कि हमें जरूरत ही नहीं है पता करने की कि वो कौन सा सेकंड है, हमें सिर्फ एक ट्रिक पता होनी चाहिए जो कि हमने डिस्कस किया है कि इसका जो आखिरी सेकंड होगा,
है ना, ये वाला लास्ट सेकंड, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस वाले सेकंड की तरफ होगा, अगर हम डिस्कस किए, है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको एक्स डायरेक्शन में भी निकालना है, वाई डायरेक्शन में भी निकालना है, लेकिन सवाल ये है कि निकालें क्या, टाइम में बता रही है, ठीक है। ठीक है, इसका देखो, इसका आंसर ये है, ये आखिरी सेकंड कोई भी हो, लेकिन है तो ये एक सेकंड ना, चाहिए चौथा सेकंड हो, पांचवा, छठा, दसवां, कोई भी सेकंड हो, लेकिन है तो ये एक सेकंड ना, क्योंकि वो आखिरी एक सेकंड की बात कर रहा है। तो हमें पता है आखिरी में जो एक सेकंड है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वही होगी जो डीसेंट मोशन का पहला सेकंड जो होगा, ये डीसेंट मोशन है, यहां से लेके आते हैं, इसका जो पहला सेकंड, यानी कि पहला एक सेकंड, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही यहां पर भी होगा, बिल्कुल सिमेट्री। तो हम इसका निकाल लेते हैं, तो इसका तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, as x is equals to ux into t, t की जगह 1 आ जाएगा, है ना, t मल्टीप्लाई है बिकॉज फर्स्ट सेकंड ऑफ एसेंट मोशन की बात है, ठीक है। ux कितना है, ux हो जाएगा आपका 50 cos 6 और ये बन ठीक है। sy ये जाएगा u y t, t की जगह माना जाएगा माइनस हाफ g t स्क्वायर, u y कितना हो जाएगा 50 sin, ये कैंसिल हो जाएगा, 50 sin 60 is 3/2, क्या हुआ ठीक है ना, ओके। तो ये एस वाई आ चुका है हमारा और ये एस एक्स आ चुका है इन फर्स्ट सेकंड ऑफ एसेंट मोशन, it will be equal to the last second of total period, first second of descent आएगा, is equal to last second of ascent motion. Second of ascent motion, नोट डाउन करिए, समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें बोला कि प्रोजेक्टाइल है u is equal to 50 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री एंगल पे, ये ऐसे जा, ठीक है। तो 10 मीटर की हाइट पे इन्होंने मार्क लगा, 10 मीटर की हाइट जो है अपनी पूरी जर्नी में 2 बार टच करेगा, एक बार टच किया तो उसको टाइम मान लो t1 और दूसरी बार जब टच किया तो उसको मान लो टाइम t2, तो वो आपसे t2 माइनस t1 पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया कि उसने प्रोजेक्टाइल को फेंका 10 मीटर की हाइट पे, 10 मीटर है हाइट, 10 मीटर की हाइट पे मार्क लगा रखे हैं, तो एक बार जाते हुए उसको टच कर रहा है तो टाइम t1 है, एक बार फिर जब वापस जमीन की तरफ आ रहा है तो दोबारा टच कर रहा है तो टाइम t1 t2 मान लिया, सो वो टाइम इंटरवल पूछ रहा है t2 माइनस, ठीक है। अब हम आपको क्या करें, तो ये जो 10 मीटर हाइट है, ठीक है, इसको अगर हम पुट कर दें sy वाले इक्वेशन में, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मैथमेटिक्स को ये बोल रहे हैं कि हमें वो टाइम बताओ जब इस रेक्टेंगल की हाइट 10 मीटर है, राइट, है ना। तो मैथमेटिक्स जो है हमें दो आंसर देगा, जो ये 10 मीटर हाइट है वो 2 बार रीच करेगा, एक बार जाते हो और फिर एक बार दोबारा वापस आते हो, तो इसलिए हमारे पास 2 आंसर आ रहा है, और u जो है वो है 50 sin 60 sin 60,
टी माइनस जी की वैल्यू आप 10 ले लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो जो इससे दो सॉल्यूशन आएंगे T1 T2 वही हमारे आंसर इसको सॉल्व कर सकते। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मुझे इसको कंप्लीटली सॉल्व करके T1 और T2 निकालने की जरूरत है या फिर मैं और भी क्विकली इसको सॉल्व कर सकता हूँ? ये जो क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को लिखने के बाद मुझे T2 माइनस T1 की वैल्यू चाहिए, मुझे T1 T2 अलग अलग नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे T2 माइनस T1 का डिफरेंस मांगा गया है ना। तो इसका आंसर है कि हम इसको बिना इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं। कैसे? T1 T2 जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ी इक्वेशन जो है ना आप पढ़ी होगी, उसमें अल्फा माइनस बीटा अगर हम दो रूट्स मानते हैं तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिखते हैं। तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 लिख सकते हैं। यहाँ पर T1 प्लस T2 क्या है? सम ऑफ रूट्स, और T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पर पुट कर दो और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू, अब ये जो इक्वेशन है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक की। उसके बाद सम ऑफ रूट्स आपको पता माइनस b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a, ये तो सबको याद है, वो पुट करके आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा लास्ट प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन जो है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। ये सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके अंदर थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का, और हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है q वेलोसिटी से, और इस पार्टिकल का जो एंगल है वो अल्फा है ग्राउंड से, ठीक है। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल थीटा है और जो पार्टिकल है उसको जो हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसका ग्राउंड से जो एंगल है वो अल्फा है। ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा और यहाँ पर जाकर टकरा के रुक जाएगा। अब इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपसे वही रेंज पूछेंगे, कितनी रेंज बताओ, फिर इस इंक्लाइंड प्लेन के कंपैरिजन में या इसके रिस्पेक्ट में उसने मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की वो बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ पूरा, यहाँ से ले जाते हैं। तो क्या हम वही वाले फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने स्टार्टिंग में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में लगाए थे फॉर्मूले, क्या हम वही लगा सकते हैं? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहां पर इंक्लाइंड प्लेन नहीं और वो ग्राउंड से ग्राउंड तक जा रहा था प्रोजेक्टाइल। ये ग्राउंड से तो हमने प्रोजेक्ट किया है लेकिन ये बीच में जाकर रुक रहा है क्योंकि आपने इंक्लाइंड प्लेन रख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके ऊपर जो क्या कहते हैं इसका ग्रेविटी को डाउनलोड करना होगा, लेकिन अगर मैं इस ग्रेविटी के कंपोनेंट्स कर लूं, जो एंगल ये थीटा होगा ना वो एंगल ये वाला भी होगा, ठीक है, ये आपको याद है, इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, है ना। तो जो एंगल ये होगा वो ये भी होगा, तो इस g के अगर आप कंपोनेंट कर दोगे तो हो जाएगा g cos थीटा और हो जाएगा g sin थीटा। सो तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में लग रही है वो माइनस g sin थीटा लग रही है। माइनस क्यों लिख रहे हैं बताओ भाई? क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस ये हो गई हमारी ना, ये हमने x एक्सिस मान लिया, ये हमने y एक्सिस मान लिया, तो हमने जो इंक्लाइंड प्लेन है उसी के अलोंग ऐसे x एक्सिस मान
ठीक है, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव, तो जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन है वो माइनस d sin थीटा है, y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है वो माइनस y डायरेक्शन में माइनस cos, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था sy वाली इक्वेशन रखी है ना 98 में, तो यहां पर भी वही होगा sy u by t minus half x raised to y, ui कितना होगा देखो, ये जो u है इसका ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा एंगल अल्फा है और ये इंक्लाइनमेंट एंगल थीटा है, तो ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा ना, यानी कि u का एंगल इस इंक्लाइनमेंट के साथ अल्फा माइनस थीटा है, तो उसके आप कंपोनेंट कर दो, ये हो जाएगा u cos अल्फा माइनस थीटा, हो जाएगा u sin अल्फा माइनस, कंपोनेंट्स करके तो uy जो है वो हो जाएगा आपका u sin अल्फा माइनस थीटा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन कितना है माइनस g cos थीटा t स्क्वायर, और जब पार्टिकल स्टार्ट होगा और उसके बाद जब ये मोशन खत्म कर लेगा तो स्टार्ट भी x एक्सिस से हुआ है और खत्म भी x एक्सिस से है, तो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो sy जो है वो आपका 0 हो गया है ना। यहां पर आ गया सॉल्व फॉर t, वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर। सेकंड फिर वो रेंज पूछते हैं, रेंज हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, रेंज का मतलब क्या होता है पार्टिकल ने पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हो जाएगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ux हो जाएगा आपका ये u cos अल्फा माइनस, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में माइनस g sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछते हैं वो x मैक्स पूछते हैं, चलो पहले ये कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर ना हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए u जो है 50 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं और अल्फा जो है वो 60 डिग्री, थीटा जो है वो 50 डिग्री, तो ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा इसकी वैल्यू पुट करके आप आंसर कर सकते हैं। करिए जरा सॉल्व। तो देखिए अगर मैं h max निकालना है, h max का मतलब है कि ये जो लाइन प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच की है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो दैट मींस v by 0 होगा इस पॉइंट पर, तो जो v by वाली इक्वेशन होती है v by हो जाएगा 0, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो y कंपोनेंट वेलोसिटी का वो 0 होता है, और uy जो है वो आपका हो गया u sin थीटा, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में माइनस g cos थीटा, और sy का मतलब यहाँ पर h max है, sy is h max, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास h max आ जाएगा u sin थीटा अपॉन 2g cos थीटा, अच्छा ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा